हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में, आप लोगों को पता है एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम आप लोगों का जून 2025 के अंदर होना है, जिसके अंदर जो प्री का एग्जाम रहेगा उसमें आप लोगों के पास में एमसीक्यूज रहने वाले हैं। 100 एमसीक्यूज आप लोगों के पास में आएंगे, तो वो किस तरीके के रहेंगे, किस लेवल के रहेंगे, वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर काफी अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि ये आप लोगों के पास में क्या है, कॉमर्स के जो एचपीएससी का लेक्चरर का फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट का पेपर हुआ था, उसका ये आप लोगों के पास में पार्ट है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग अपने आज के सेशन को। क्लियर हो गया जी? तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ये आप लोगों के पास में रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या पूछा गया है। सो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू वेयर द प्राइस इज कांस्टेंट। देखिए, यहाँ पे हम लोगों के पास में ये जो है, ये आप लोगों के पास में किसके अंडर आता है? आप लोगों को पता है जो रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू जो होता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है, जो भी टोटल अमाउंट हम लोगों को रिसीव होती है प्रोडक्ट को सेल कर कर, जो भी टोटल अमाउंट रिसीव होती है प्रोडक्ट को सेल कर कर, वो क्या कहलाती है? रेवेन्यू कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में तीन कंसेप्ट होते हैं। एक होता है टोटल रेवेन्यू। जो टोटल रेवेन्यू होता है वो क्या होता है? पी इंटू क्यू होता है। प्राइस को हम लोग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होता है? टोटल रेवेन्यू होता है। एक हम लोगों के पास में एवरेज रेवेन्यू होता है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टी आर बाय में क्यू होता है। जो टी आर है ये पी बाय में क्यू होगा और डिवाइड बाय क्यू। तो ये आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो ए आर है वो किसके इक्वल होता है? प्राइस के ही इक्वल होता है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? पर यूनिट का रेवेन्यू होता है। और एक हम लोगों के पास में क्या कंसेप्ट रहता है? मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्या होता है कि एक यूनिट कम या ज्यादा बेचने से टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आए हैं, तो एक यूनिट कम या ज्यादा बेचने से टोटल रेवेन्यू में चेंजेस आए हैं उसको क्या कहा जाता है? मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला रहता है TRN-1 हम लोगों के पास में रहता है। क्लियर हो गया? तो जहां पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? बराबर है, तो ए आर और एम आर बराबर है। तो व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, तो जब प्राइस कांस्टेंट है तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या रहेगा? ए आर और एम आर क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, क्योंकि जो प्राइस है वो क्या है? कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड हो गया 1 2 3 4 मान लो। ठीक है, जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, 5 है 5 है 5 है 5 है। तो जो टोटल रेवेन्यू रहेगा ये आप लोगों के पास में कितना हो जाएगा? पी इंटू क्यू होता है ना, तो 5 इंटू 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो जो ए आर रहेगा वो आप लोगों के पास में क्या रहता है? टी आर बाई क्यू होता है। तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5। सेम एज इट इज एम आर में होगा TRN-1। तो पहला क्या होगा? 5 कोई यूनिट नहीं बेच रहे थे तो 0 था, तो 5 माइनस 0 5, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5। तो जब क्या है, प्राइस जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। जब प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, तो ए आर और एम आर बराबर रहता है। ये हम लोगों के पास में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जब प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, सेम है ना, तो रिवेन्यू अर्न फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट, तो ईच एडिशनल यूनिट से जो रिवेन्यू मिलता है, एडिशनल का मतलब एम आर। हम लोगों को पता है एम आर क्या होता है? जो भी यूनिट एक्स्ट्रा बेचने से, कम या ज्यादा बेचने से जो रिवेन्यू मिलता है वो क्या कहलाता है? एम आर होता है। तो एम आर और ए आर इक्वल है, तो ये बात जो है वो भी करेक्ट है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताइए कि ये कौन सी मार्केट में पाया जाता है? ये कौन सी मार्केट में पाया जाता है? ठीक है,
तो ये कौन सी मार्केट में पाया जाता है? ऐसा आप लोगों के पास में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होती है, जहां पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है, ठीक है, प्राइस जो रहता है वो सबका सेम होता है, फर्म जो होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, क्योंकि इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, वहां पे ऐसा पाया जाता है, ठीक है, वहां पे इस तरीके की डिमांड कर्व होती है, AR इज इक्वल टू MR होता है, AR ही डिमांड कर्व होती है। यहाँ पे जो ED रहती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, परफेक्टली इलास्टिक आप लोगों के पास में रहती है, क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हेन द फर्म इन एन इंडस्ट्री, तो याद रखिएगा फर्म और इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो होती है वो क्या होता है, वाइड कंसेप्ट है, सम ऑफ द फर्म जो होती है वो इंडस्ट्री कहलाती है, इंडस्ट्री जो है वो एक नैरो कंसेप्ट है, जो फर्म है वो क्या है, इंडस्ट्री का पार्ट है। तो जो जहां पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स कहाँ पर होते हैं। तो 3 तरीके की मार्केट होती है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है वहां पे कैसा प्रोडक्ट बनाया जाता है, वहां पे हम लोगों को पता है वहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फिर हम लोगों के पास में कौन सी मार्केट आती है, मोनोपोली आती है, जहां पे प्रोडक्ट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्लियर हो गया। बट इसका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, मोनोपोली में क्या पाया जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे क्या होता है, जो कस्टमर है उनसे सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है, तो वो क्या होता है, मोनोपोली में होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होती है ये आप लोगों के पास में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं, यहाँ पे कंफर्म में सबके अलग अलग ही होते हैं, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ही यही है। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होती है तो वहां पे आप लोगों के पास में क्या हैपन होता है, लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी जीरो, शॉर्ट रन इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, द डिमांड का फेसिंग फर्म विल बी परफेक्टली इलास्टिक, अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी, जो परफेक्टली इलास्टिक होता है ये आप लोगों के पास में AR इज इक्वल टू MR, ED इनफाइनाइट कहां पर होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रहती है, तो जो फर्म अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है, वहां पे डिमांड कर्व क्या होती है, डाउनवर्ड आती है। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है यहाँ पर ED क्या रहती है, ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व होती हैं, या फिर हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे ED ग्रेटर देन 1 होती है या ED हाईली इलास्टिक होती है, यहाँ पे डिमांड कर्व कैसी बनती है, फ्लैटर होती है, समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। जो मोनोपोली होती है उसमें भी ऐसी ही पाई जाती है, जो फर्म जो डिमांड कर्व होती है वो स्लोप डाउनवर्ड ही होती है, बट वहां पे जो एक ही फर्म होती है, एक ही सेलर होता है, तो जो ED रहती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है, और यहाँ पे स्टीपर डिमांड कर्व पाई जाती है, ठीक है, उस शेप को स्टीपर शेप कहेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड, लिमिटेड है तो इसका मतलब एक पब्लिक कंपनी है, ओके, पब्लिक कंपनी जो अपने शेयर्स को इशू कर सकती है पब्लिक को, पब्लिक से फंड राइज कर सकती है। तो जहां पे प्राइस भी हाई है, प्रमोशन भी हाई है, प्राइस भी हाई, प्रमोशन भी हाई, तो उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्राइस, एक क्या होती है, प्रमोशन, ठीक है जी। तो जहां पर प्राइस जो होता है स्टार्टिंग में क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, स्कीमिंग पॉलिसी कहा जाता है। जो प्राइस होता है वो स्टार्टिंग में हाई होता है तो वो क्या कहलाता है, स्कीमिंग कहलाता है। तो प्राइस हाई कहाँ पर होता है, स्कीमिंग के अंदर होता है। जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी होती है वहां पे स्टार्टिंग में प्राइस क्या रखा जाता है, लो रखा जाता है, बाद में प्राइस को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन प्रमोशन,
प्रमोशन, ये जो आगे वाला वर्ड है प्रमोशन के लिए, स्लो स्कीमिंग है, इसका मतलब प्रमोशन जो है वो क्या है, लो है। रैपिड पेनिट्रेशन है, इसका मतलब जो प्रमोशन है वो क्या है, हाई है। स्लो प्रमोशन है, स्लो का मतलब जो प्रमोशन है वो क्या है, लो है। रैपिड है, इसका मतलब प्रमोशन क्या है, हाई है। ओके, तो जहां पे प्राइस भी हाई है और प्रमोशन भी हाई है तो उसको क्या कहा जाएगा हम लोगों के पास में, रैपिड स्कीमिंग ये होता है। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिंग ब्लॉक, इसमें से क्या ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है। नफ्टा एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें आप लोगों के पास में 3 कंट्रीज आती हैं, यूएसए, मेक्सिको एंड कनाडा। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये भी एक ट्रेडिंग ब्लॉक है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ये भी एक ट्रेडिंग ब्लॉक है। जो आईएमएफ है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोग इसको कहेंगे। ये आप लोगों के पास में कब बनी थी, 1944 के अंदर बनी थी। जो ब्रिटेन वुड का एग्रीमेंट हुआ था उसके ट्विन के अंदर आप लोगों के पास में 2 चीजें आई थी। कौन कौन आया था, एक आईएमएफ और एक आईबीआरडी आया था। तो जो आईएमएफ है ये ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है, और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ये क्या काम करता है बेसिकली, ये जो बीओपी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, बीओपी रिलेटेड क्राइसिस होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड क्राइसिस होते हैं, उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आईएमएफ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड एज माइक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल, तो माइक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल में क्या आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को पता है जो बिजनेस एनवायरमेंट होता है ये आप लोगों के पास में कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक हम लोगों के पास में रहता है इंटरनल एनवायरमेंट, जिसके अंदर क्या आते हैं, इंटरनल एनवायरमेंट के ऊपर बात की जाती है, जिसमें फर्म के गोल, पॉलिसी, रूल, ऑब्जेक्टिव ये सब आते हैं। सेकंड आप लोगों के पास में क्या आते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट आते हैं, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जो क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। इंटरनल वाले कंट्रोलेबल होते हैं, एक्सटर्नल वाले अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है ये आप लोगों के पास में 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है, माइक्रो एनवायरमेंट, ठीक है, और एक क्या होता है, मैक्रो एनवायरमेंट होता है। तो जो माइक्रो एनवायरमेंट होता है उसमें आप लोगों के पास में क्या क्या आता है, कस्टमर आते हैं, सप्लायर आता है, पब्लिक आती है, इंटरमीडियरी आते हैं, और क्या आता है, कॉम्पिटिटर आते हैं। मैक्रो एनवायरमेंट में पेस्टल आता है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, और ये सब आप लोगों के पास में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो एनवायरमेंट वेरिएबल की बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशंस इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट है, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का पार्ट है। फाइनेंशियल कंडीशंस एंड कल्चर, तो ये आप लोगों के पास में कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, कल्चर क्या है, ये इंटरनल एनवायरमेंट में आ जाएगा। फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ ए कंपनी, कंपनी की जो फाइनेंशियल पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं कस्टमर, सप्लायर, पब्लिक, इंटरमीडियरी और कॉम्पिटिटर में आती है। तो वैसे तो बच्चा जो पॉलिसी है वो इंटरनल का ही पार्ट है, बट इसके हिसाब से जो एचपीएससी के हिसाब से उन्होंने इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिया है। ठीक है, तो हमें इसको ही मानना पड़ेगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रेटेजीज ऑफ ए ग्लोबल फर्म आर अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, जो ग्लोबल फर्म होती है, ग्लोबल फर्म क्या होती है, जो बहुत सारी कंट्रीज में, जो ग्लोबल लेवल पे क्या करती है, वर्क करती है, जो बहुत सारी कंट्रीज में क्या करती है, ऑपरेट करती है, मैनी डिफरेंट कंट्रीज में जो वर्क करती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है, ग्लोबल कंपनी होती है। तो जो स्ट्रेटेजीज होते हैं ग्लोबल फर्म की वो अफेक्टेड होती हैं बाय द फॉलोइंग फैक्टर, किन फैक्टर से वो क्या होती हैं, अफेक्टेड होती हैं। तो जो डिफरेंट कंट्रीज है उनका डिफरेंट लेबर मिक्स है, तो ये सही बात है कि सभी कंट्री का अपना अपना लेबर मिक्स होता है। लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एनवायरमेंट भी सभी का अलग अलग होता है, कंट्री से दूसरी कंट्री में वेरी करता है, ये भी करेक्ट है। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट टाइमलाइन एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, तो ये देखो ये बोल रहे कि जो स्ट्रेटेजीज हैं, स्ट्रेटेजी किस तरीके से अफेक्ट करेंगी, है ना, तो लेबर मिक्स की से अफेक्ट करेगी क्योंकि लेबर की डिमांड अलग अलग होगी, लीगल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट अलग अलग होगा, सबकी टाइमिंग अलग अलग है, तो उससे इसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्या है, होम कंट्री होस्ट कंट्री में, ये भी फैक्टर अफेक्ट करेगा, बट 3 इफेक्ट नहीं करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, होम कंट्री और होस्ट कंट्री,
तो जहां पर जो MNC होते हैं ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं, तो जहां पर वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जो जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको क्या कहा जाता है, वहां की होम कंट्री। और जहां पे वो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है वो क्या कहलाती है, होस्ट कंट्री होती है। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे आप लोगों के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 50। ठीक है, सो एक कंपनी हैज रेज द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स। कंपनी ने क्या करा है, जो प्राइस है अपने गुड्स का उसको क्या कर दिया, रेज कर दिया। टू कलेक्ट मनी फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटी। अब CSR मतलब कि लोगों के लिए वर्क करना है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। इसके ऊपर कंपनीज एक्ट का 2013 का सेक्शन 135 अप्लाई होता है, किसके ऊपर, CSR के ऊपर। ठीक है, अब देखो कंपनी यहाँ पे क्या काम कर रही है, अब वो कह रही है कि हमने क्या करना है, जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना, उनको क्या करना है, हम लोगों ने क्या करना है, उनको CSR एक्टिविटीज के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, खर्चा करना है। तो इसीलिए वो प्राइस को बढ़ा देगी। तो भाई प्राइस भी तो सोसाइटी से ही चार्ज कर रहे हो ना, तो वहां पे कंज्यूमर को नहीं नुकसान हो रहा। तो ये क्या हो गया, रिवर्स रॉबिन हुड इफेक्ट आप लोगों के पास में हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि CSR को बढ़ाने के लिए प्राइस को बढ़ा दो। ओके, तो ये किस में आता है, रिवर्स रॉबिन हुड इफेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, सो दिस इज फॉर दिस वीडियो। होपफुली आप लोग को ये अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू टू एवरीवन।